टॉपिक हम लोगों का था कुमारगुप्त, है ना। कुमारगुप्त है और इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। कुमारगुप्त के बारे में, ठीक है। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र है ना, यानी बेटा है, उसका उत्तराधिकारी है। और कुमारगुप्त को कार्तिकेय का अवतार कहा जाता है, कार्तिकेय का, ठीक है। तो कार्तिकेय का अवतार कहा जाता है कुमारगुप्त को। तो कभी आपसे ये अच्छा टाइम पीरियड एक बार देख लेते हैं कुमारगुप्त, वैसे कोई जरूरी नहीं है इसका। और कुमारगुप्त के बारे में बस एक ही बात आपको समझना है कि कुमारगुप्त के समय में नालंदा की स्थापना होती है। किसकी? नालंदा की, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमारगुप्त के समय में होती है। बाकी इसके बारे में बहुत कुछ ज्यादा खास नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि ये कई बार क्वेश्चन बना है कि नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके समय में हुई है। तो नालंदा देखो क्या है, हमारे यहाँ 3 यूनिवर्सिटी है, कई बार हमने बात की है। एक तो है तक्षशिला, है ना, तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, या फिर इस तरह से भी लिखते हैं इसको तक्षशिला यूनिवर्सिटी। दूसरा है नालंदा यूनिवर्सिटी और तीसरा है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, है ना, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो 3 यूनिवर्सिटी की बात होती है। और तो क्रम भी यूनिवर्सिटी का यही है। क्रम मतलब पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला है, दूसरी नालंदा है और तीसरी विक्रमशिला है। ये जो तक्षशिला है ये पाकिस्तान में है, पेशावर में, ये आपको पता है। और ये तक्षशिला का निर्माण किसने कराया था ये कोई अभी कंफर्म नहीं है ना, ये कोई अभी कंफर्म नहीं है कि तक्षशिला किसने बनवाई थी। बस इतना पता है कि तक्षशिला विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है और यहाँ के जो आचार्य है वो चाणक्य हैं, यानी कौटिल्य हैं। और यहाँ पर दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी की शिक्षा दी जाती थी तक्षशिला में, नालंदा यूनिवर्सिटी में और विक्रमशिला में। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई थी। और इसी यूनिवर्सिटी में आने वाले समय में जो फेंगसांग है वो 15 साल रहकर शिक्षा अध्ययन किए थे, शिक्षा ग्रहण किए थे, ठीक है। तो ये है कुमारगुप्त के बारे में बस इतना मेन पॉइंट यही है। इनके समय में नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी और इन्हें कार्तिकेय का अवतार कहा जाता है। कार्तिकेय शंकर जी के बेटे हैं, बड़े बेटे, तो उन्हीं का अवतार कहा जाता है कार्तिकेय, कुमारगुप्त को, ठीक है। अब कुमारगुप्त के बाद जो आते हैं वो है स्कंदगुप्त, ठीक है। स्कंदगुप्त के समय में, कुमारगुप्त के बाद आते हैं स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्ता, ठीक है। स्कंदगुप्त देखिए, स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य का या गुप्त पीरियड का सबसे अंतिम प्रतापी शासक है, सबसे अंतिम। और स्कंदगुप्त के बाद एक दो और हुए लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं है। ये वो समय है जहां पर सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम अटैक हुए हैं किसके? हूणों के, ठीक है। जो हूण है उनके आक्रमण सबसे ज्यादा भारत पर हुए। तो कभी ये क्वेश्चन बन सकता है भारत में सबसे पहले आक्रमण हूणों के किसके समय हुए, है ना। देखो क्या है ना कि जो लोग उत्तर पश्चिम एरिया से आते थे, उत्तर पश्चिम का मतलब है अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जो उत्तर पश्चिम वाला एरिया है, जो रसिया से पश्चिम में है और चाइना के पश्चिम में, तो वहां बहुत सारी ऐसी जनजातियां थी जो अलग अलग देशों में गई। तो उसमें जो लोग आने वाले थे उनको हूण कहा गया, कभी पिंडारी कहा गया, कभी मलेच्छ कहा गया। एक वर्ड मलेच्छ भी यूज होता है, मलेच्छ। तो मलेच्छ मतलब वो लोग हैं जो विदेशों से भारत पर आते हैं लूट मार करने के लिए। मलेच्छ का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छा नहीं है,
जो लूटमार करता है, जो गलत है, उसका स्वभाव नकारात्मक है, उसको मलेच्छ कहते हैं। तो कभी आपसे ये भी बन सकता है क्वेश्चन कि मलेच्छ कौन है? तो मलेच्छ उत्तर पश्चिम प्रदेश से आने वाली आक्रमण जातियों को मलेच्छ नाम से भारतीय इतिहास में संबोधित किया गया। ठीक है, सभी को मलेच्छ कह दिया। ये है, तो ये था स्कंदगुप्त के बारे में। और सबसे ज्यादा हुए, इन्हीं के बाद गुप्त साम्राज्य डिक्लाइन हो गया, गुप्त साम्राज्य का यानी पतन हो गया। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। तो कुमारगुप्त के बारे में सिर्फ इतना जानना है आपको। कुमारगुप्त के बारे में दो बातें हैं। पहला ये कि ये चंद्रगुप्त सेकंड के दूसरे बेटे हैं, और दूसरा ये कि ये इनके समय में ही नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। और तीसरी बात ये कि इन्हें कार्तिकेय का अवतार माना जाता है, खुद को इन्होंने। और एक चीज मैं बता दूं आपको, अवतारवाद की धारणा यही शुरू हुई थी इसी समय। ठीक है, तो वो हम बात कर लेंगे। उसके बाद स्कंदगुप्त आते हैं। स्कंदगुप्त गुप्त काल के सबसे अंतिम प्रतापी शासक हैं, और इन्हीं के समय में साम्राज्य पतन शुरू हो गया विदेशी आक्रमण में। सबसे ज्यादा गुप्त काल में अगर चेंजेस आए हैं तो इन्हीं के समय में आए, गुप्त काल में। ठीक है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर स्कंदगुप्त के समय में शुरू हुई, जैसे पर्दा प्रथा। ठीक है, पर्दा प्रथा इसी समय हुई है। ठीक है, पर्दा कस्टम, जो पर्दा कस्टम है वो इसी समय शुरू हुआ है। पर्दा कस्टम इन्हीं के समय में शुरू हुआ है, पर्दा कस्टम। उसके बाद बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, इसी समय शुरू हुआ है। ठीक है, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह, बाल विवाह इसी समय हुआ है शुरू। ठीक, और सती प्रथा, सती कस्टम, सती प्रथा या सती कस्टम इसी समय में शुरू हुआ है, सती प्रथा। ठीक है, तो सती प्रथा इन्हीं के समय में शुरू हुआ है। तो पर्दा प्रथा, चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा, ये वो चीजें हैं जो भारत में नकारात्मक रूप से शुरू की गई भारत में। और भी, और यहाँ पर सबसे ज्यादा जातियों का जन्म हुआ। जातियां यहाँ पर सर्वाधिक जन्म हुआ, सर्वाधिक उत्पन्न हुई यहाँ पर। यानी मैक्सिमम भारत में जितनी जातियां हैं वो सबसे ज्यादा गुप्त काल के अंतिम समय में हुई। इसी समय है जब चांडाल नामक जाति सामने आती है, और मतलब बहुत सारे ऐसी जातियां थी जो अछूत, यानी जो शूद्र वर्ग थे, उसमें भी कई जातियां और आ गई। गुप्त, देखो उत्तर वैदिक काल में क्या था, मौर्य काल में क्या है, और गुप्त काल के प्रारंभ में क्या है, कि 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस समय क्या हुआ है कि सभी जातियों में वृद्धि हुई है, और सबसे ज्यादा शूद्र जाति में वृद्धि हुई है। यानी जो लोग निम्न कैटेगरी थे उनमें से भी निम्न कैटेगरी के लोगों को बना दिया गया। जैसे चांडाल थे, तो चांडाल जो जाति है वो इसी समय अस्तित्व में आई है। ठीक है, ब्राह्मण जो वर्ग है वो भी, उसी में भी जातियां विकसित हुई हैं, क्षत्रियों में भी विकसित हुई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शूद्रों में विकसित हुई है उसमें भी। और उसका रीजन ये था कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को वर्टिकली सिस्टम में लाना था सिस्टम वालों को। ठीक है, जब लोगों को ज्यादा बांटना शुरू कर दिया जाए, या ध्यान रखना, जब लोगों को ज्यादा डिवाइड करना शुरू कर दिया जाए, इसका मतलब है कि कोई हमारा शोषण करना चाहता है। कोई भी समाज हो, अगर किसी समाज में जातियों का, जिस समाज में जातियां ज्यादा हैं, ठीक है,
उस समाज का समझ लीजिए कि वो सिर्फ शोषण करने के लिए ही किया जाता है, क्योंकि फिर वो आपस में कंपटीशन करते हैं और इसीलिए इसमें एक निम्न निम्न निम्नतर करते चले गए। तो वो लोग वैश्य और क्षत्रिय ब्राह्मण के बराबर की आने की तो बात अलग थी, वो लोग आपस में भी लड़ना शुरू कर दिए, है ना। तो ये भी है, आज भी है। आज भी अगर गांव में आप देखोगे तो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उसमें भी कई कैटेगरी हैं। तो ये सिर्फ इसलिए किया गया ताकि और उनको उनका ज्यादा शोषण किया जा सके, क्योंकि ताकि वो आपस में लड़ते रहेंगे। तो कभी आपसे एक क्वेश्चन इंटरव्यू में मेंस से पूछा जा सकता है, जातियों का अधिक उद्भव किस समय क्यों हुआ? तो जब भी बांटा जाएगा किसी भी रूप में तो उसका एक ही पर्पज होगा, ज्यादा से ज्यादा शोषण किया जा सके। ठीक है, ये चीजें। तो फिर वो धीरे धीरे चीजें दिमाग में सेट हो जाती हैं, दिमाग में बैठ जाती हैं। मतलब वो आदमी सोचता ही नहीं, वो नहीं सोचता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई आदमी है जो अगर आपके घर पे जाता है और वो कुर्सी पे नहीं बैठता है, जमीन पे बैठता है, सपोज कीजिए, तो उसके साथ जो बच्चा आएगा वो ये चीज देख रहा है और उसकी भी कभी कुर्सी पर या आपके बराबर बैठने की हिम्मत नहीं होगी। फिर वो धीरे धीरे चीजें हैबिट में आ जाती है। तो कभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, जातियों का सबसे ज्यादा उदय होने का कारण क्या है? ठीक, और इसमें एक जाति और उदय, दो समुदाय हैं और उदय हुए, एक है सामंत और दूसरा है कायस्थ। तीन जातियां सबसे फेमस हैं इसमें, तीन समुदाय। पहला है चांडाल, दूसरा है कायस्थ और तीसरा है सामंत। ठीक है, सामंत। तो देख लीजिए क्या क्या नाम है इस समय। पहला क्या था? चांडाल। ठीक है, हाँ, चांडाल। दूसरा है कायस्थ और तीसरा है इसमें सामंत। ठीक है, सामंत। तो ये तीन है। अच्छा, ये शायद हमने पहले भी डिस्कस किया होगा आपको कि पर्दा प्रथा क्यों शुरू की गई। मैं आपको बता दूं, डिस्कस भी किया है कि पर्दा प्रथा कोई धार्मिक नहीं है। पहली बात, पर्दा प्रथा इज नॉट ए रिलीजियस, इज नॉट ए कल्चरल। जब विदेशी लोग भारत में आए, आक्रमणकारी, जिन्हें मूण या पिंडारी या मलिच कहते हैं, तो उनसे बचने के लिए हमारे लोगों ने अपनी महिलाओं और लड़कियों को, बेटियों को पर्दे में रखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये जो पर्दा प्रथा है वो भारत में हिंदू धर्म से नहीं आई है, ये चीज ध्यान रखना। हिंदू धर्म से नहीं आई है, ये उस समय की डिमांड थी कि विदेशी लोग भारत में आ रहे थे और उनसे बचाने के लिए उनको ऐसा करना पड़ा। ठीक, पर्दे में रहेंगे तो उन्हें दिखाई नहीं देंगी। पर्दा प्रथा की शुरुआत इसलिए हुई कि विदेशी आक्रमण आए, उनसे बचने और बचाने के लिए। फिर बात थी चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज की भी सेम कहानी है, क्योंकि ये सारी चीजें ना ही, देखो, ये पर्दा प्रथा, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, ये वैदिक कल्चर में नहीं है, ये सब गुप्त काल में शुरू हुआ। चाइल्ड मैरिज इसलिए हुई कि लड़की को बहुत बड़ा ना करके छोटे पर ही उसको किसी न किसी के साथ में जोड़ दिया जाए, ताकि जो सुरक्षा का दायित्व है उसका हो, जिससे उसकी शादी होनी है। ठीक है, तो इतनी बड़ी लड़की को ना रखा जाए, घर में बेटी ना रखी जाए जिससे कोई उसको देखे और गलत नजर से देखे उसको। तो छोटे पे शादी करने का पर्पस सिर्फ ये था कि लड़कियों को, महिलाओं को सुरक्षित करना। ठीक है, थोड़ा नेट प्रॉब्लम हो रही थी। अभी क्या है, दिल्ली में आपको पता होगा 26 तारीख को जो प्रोटेस्ट पे लोग बैठे हुए हैं वो भारत बंद करने की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है आज रात में या किसी भी समय नेट में प्रॉब्लम हो सकती है, कल भी हो सकती है ना। कल भारत बंद है और भारत बंद जो लोग बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, किसान लोग, उनकी तरफ से 26 तारीख को भारत बंद है। तो कल हो सकता है क्लास में कोई प्रॉब्लम है, वो पता चल जाएगा, आज न्यूज में हो जाएगा। तो
नेट को शायद वो लोग बंद करें अगर बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ तो। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ रही है? तो इसका समझ में आ रहा है कि पर्दा प्रथा भारत में क्यों शुरू हुई, पर्दा प्रथा का भारत में शुरू होने का कारण क्या था? एक ही कारण था कि विदेशियों से हमारी महिलाओं बेटियों को बचाना। चाइल्ड मैरिज का भी यही उद्देश्य था कि बेटी को बड़ा होने से पहले ही यानी कम उम्र में उसकी शादी कर दी जाए। और सेम चीज थी इस सती प्रथा में। सती प्रथा भी यही था, है ना। सती प्रथा का मतलब ये था कि किसी जो अक्सर लोग युद्ध में मारे जाते थे, तो सती प्रथा को शुरू इसलिए किया गया ताकि जो विधवाएं हैं उनको कोई और उनका गलत इस्तेमाल ना कर पाए, है ना। होता क्या था कि वो जो युद्ध में मारा जाता था फिर वो जीत लेते थे, फिर उनके महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, मिसबिहेव किया जाता था। तो इसलिए अपने इज्जत आबरू को बचाने के लिए महिलाओं ने खुद से अपने पति के साथ जलना स्वीकार किया। उसके बाद उसको जबरदस्ती एक प्रथा मान लिया गया। ठीक है, तो ये भी सती प्रथा का प्रचलन भी हिंदू धर्म में शामिल नहीं था और न ही ये वैदिक संस्कृति का भाग है। ठीक, क्लियर होना बहुत जरूरी। उसके बाद है जातियों का उत्पन्न होना। तो जातियों का उत्पन्न सिर्फ इसलिए किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का शोषण किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा क्लासिफाइड किया जा सके। अब चांडाल आप जानते हो, है ना। चांडाल एक ऐसी जाति थी, जब ये गांव में घुसते थे तो इनसे कहा जाता था आप कुछ ऐसा आवाज करते हुए आएंगे। तो ये लोग सफाई वगैरह करते थे, जानवर मर जाते उनको उठाने का काम करते थे। तो मतलब ये अछूत कहलाते थे, अस्पृश्य। कभी आपसे ध्यान रखना है कि वैदिक काल में अस्पृश्यता नहीं है ना। उत्तर वैदिक काल में भी नहीं है, ऋग्वैदिक काल में भी नहीं है, मौर्य काल में भी नहीं है। लेकिन जो अनटचेबिलिटी है वो गुप्त काल में आई है, जो चांडाल के साथ। ठीक, और अब ये क्यों आई है, थोड़ा सा दिमाग इस पे लगाना, कई चीज आपको भी समझ में आ जाएंगी कि क्या क्या रीजन है इसमें। नेक्स्ट है इसमें कायस्थ। बताएं कायस्थ क्या है। कायस्थ एक ऐसी जाति है जो भूमि के लेखा जोखा को रखते थे। लैंड क्या कह सकते हैं उसको, जो रेवेन्यू होता था या जो भूमि का लेखा जोखा है उसका काम करते थे। खासकर ये जो दस्तावेज है ना, भूमि दस्तावेज है, उनको संभालने और उनको सुरक्षित रखने का काम करते थे। ठीक है, कैसे लिखा पढ़ी का काम करते थे। तो मेन कह सकते हैं लैंड डॉक्यूमेंट्स कंजर्वेशन या लैंड डॉक्यूमेंट्स राइटर, इस तरह से थे, कायस्थ जाति थी। तो इनको जो भूमि होती थी उनके दस्तावेज को संभाल के रखने का काम किया जाता था और खासकर इनका जो हिसाब किताब के लिए होता था। सामंत लोग कौन है? सामंत की प्रथा गुप्त काल में आई और सामंत राजा का प्रतिनिधि है। सामंत जैसे मान लीजिए ये कोई एरिया है, ठीक है, ये एरिया है और ये राजा है यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पे राजा है ना। तो राजा क्या करता था, ये पूरे एरिया को खुद कंट्रोल नहीं कर सकता है, पूरे एरिया को खुद कंट्रोल नहीं कर सकता। वहां पर क्या करता था, यहाँ पर अपने छोटे छोटे राजा यानी सामंत नियुक्त करता था। यानी सामंतवादी प्रथा का मतलब था कि राजा अपने रिप्रेजेंटर या अपने प्रतिनिधि वहां पे नियुक्त करते थे ताकि वहां का शासन और प्रशासन सही से चल सके। ठीक, और यही आगे चल के गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण होता है और आगे चल के जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है पावर का, यही सबसे बड़ा कारण बनता है। क्योंकि ये क्या करते थे, ये जो सामंत थे वो धीरे धीरे जैसे केंद्रीय सत्ता कमजोर होती थी, जैसे केंद्रीय सत्ता कमजोर होती थी वैसे ये लोग खुद को मजबूत करते थे, खुद को मजबूत करते थे। तो कभी कभी क्या होता है, ये आपस में मिल जाते थे, ये आपस में मिल जाते थे
और राजा पर ही आक्रमण कर देते थे, है ना। या कभी कभी राजा कमजोर होता था तो खुद को राजा से स्वतंत्र कर लेते थे, ठीक है। तो ये थे, इनमें से आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो बताएं। यस, बोले तो बस 1 2 3 लाइन में लिखना है। यस, समांत को फिर से रिपीट करिए सर। का मतलब है रिप्रेजेंटर ऑफ किंग या रिप्रेजेंटर, यानी केंद्रीय सत्ता का प्रतिनिधि, केंद्रीय सत्ता का प्रतिनिधि। जैसे और जैसे हम लोग करते हैं, किसी ने बंगाल का अपना शासक बना दिया, अपना प्रतिनिधि, तो उसको सामंत कहा गया है, रिप्रेजेंटर। ठीक है मित्रजन। ओके सर। तो ये था आपका, कुछ चीजें हैं। उसके बाद हम और देखेंगे जो इस यहाँ पे देख लेते हैं गुप्त काल की अर्थव्यवस्था, है ना, या गुप्त काल की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक, गुप्तास इकोनॉमी या गुप्त काल की अर्थव्यवस्था, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था, है ना, इकोनॉमी ऑफ गुप्ता पीरियड। ठीक है, इकोनॉमी ऑफ गुप्ता पीरियड, इकोनॉमी ऑफ गुप्ता पीरियड। देखिए क्या है इसमें कि आपको ये समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी, पहली बात, जब कोई भी साम्राज्य बड़ा हो, है ना, जब कोई भी साम्राज्य बड़ा हो तो उस साम्राज्य में आप आसानी से लिख सकते हो क्या क्या इकोनॉमी में, कि वहां पर एग्रीकल्चर अच्छा होगा। ठीक है, एग्रीकल्चर वहां पे अच्छा होगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ का जो ट्रेड है वो भी अच्छा होगा, है ना, जो व्यापार है वो भी यहाँ पर अच्छा होगा। उसके बाद यहाँ पर जो एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, यानी मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, ये भी यहाँ अच्छा होगा। साथ में यहाँ पर जो रेवेन्यू कलेक्शन है, ठीक है, जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो भी अच्छा होगा, है ना, जो रेवेन्यू कलेक्शन है या कह सकते हैं टैक्स सिस्टम, टैक्स है वो भी यहाँ पर अच्छा होगा। तो तीनों चीजें अच्छी होगी। और जो ट्रेड है वो दोनों तरह का होता है, नेशनल और इंटरनेशनल, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह का यहाँ पे ट्रेड होता है। ठीक है, और जब कोई बहुत बड़ा व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, तो वहां पे करेंसी तो होगी उनकी, करेंसी यानी मुद्रा। जो मुद्रा है वो किसकी है, यहाँ पे गोल्ड की मुद्रा चलती है। अच्छा, गुप्त काल की मुद्रा को क्या कहा जाता है? गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर की भी है, और गोल्ड सिल्वर। गुप्त काल की मुद्रा का नाम क्या है? तो नाम है दीनार। ठीक है, दीनार, गुप्त काल की मुद्रा को दीनार कहा जाता है। और सबसे ज्यादा चांदी की मुद्रा या चांदी के सिक्के इसी समय चलाए गए थे। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना है। इकोनॉमी में क्या है, एग्रीकल्चर यहाँ का बहुत अच्छा है, क्योंकि जो एरिया है वो आप कौन सा एरिया देख रहे हो, बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड, ईस्टर्न यूपी और पूरा नॉर्दर्न एरिया, है ना, ये वो एरिया है जो गंगा का मैदान है। हरियाणा, पंजाब, यूपी पूरा, बिहार पूरा, झारखंड पूरा, एमपी पूरा, वेस्ट बंगाल पूरा, तो ये पूरा एरिया वो है जो एग्रीकल्चर लैंड एरिया है। एग्रीकल्चर यहाँ का अच्छा है। एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है ट्रेड भी अच्छा होगा, है ना, इंडस्ट्री भी अच्छी होगी। मेन क्या है कि ट्रेड और एग्रीकल्चर, ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? एग्रीकल्चर से, यहीं से तो मिलेगा रॉ मटेरियल, कच्चा माल। तो ट्रेड भी अच्छा है।
अब ये दो कॉलम मैंने बनाए हैं, यानी एक तो नेशनल यानी आंतरिक और दूसरा है इंटरनेशनल यानी बाह्य। तो गुप्त साम्राज्य के अंदर भी व्यापार होता था और गुप्त साम्राज्य के बाहर भी व्यापार होता था, दोनों जगह ट्रेड होता था। उसके बाद है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें होती हैं, आज के समय जैसी इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री का मतलब मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो बर्तन हो, कुछ भी हो, उद्योग। तो उद्योग के लिए रॉ मटेरियल यहीं से आता है, कृषि से। और टैक्सेशन भी अच्छा है। इस समय जो टैक्सेशन है 1/6 से लेकर 1/4 तक है। तो चाहे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो टैक्स है वो 1/4 6 से लेकर 1/4 तक है, ठीक है, ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, तो ये जो उत्पाद है उसका यानी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा इसमें ज्यादा नहीं, 1/4 तो क्या ज्यादा है। तो ये है इकोनॉमी। और वहां की जो लैंड है, भूमि है, उसको लैंड को कितने टाइप में बांटा गया, ठीक है। तो लिख लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड, है ना। यानी जो भूमि के प्रकार हैं, भूमि को कितने टाइप में बांटे, ये भी इकोनॉमी में आता है। तो पहला टाइप है इसमें क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र पहला है, क्षेत्र। और क्षेत्र वो भूमि है, ठीक है, हाँ, क्षेत्र वो भूमि है जिस पर कृषि की जाती थी, एग्रीकल्चरल लैंड, है ना, कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि ये क्षेत्र कहलाती थी। उसके बाद है वास्तु। वास्तु का मतलब है रहने के लिए भूमि, है ना, अधिवास कह सकते हैं। बस्ती आप जानते हैं, बस्ती जो घर वगैरह बनाए जाते हैं उनके लिए भूमि, जैसे हम लोगों के यहाँ भी होता है ना रिहायशी भूमि, गांव के आसपास की भूमि। उसके बाद है इसमें चारागाह भूमि। आप समझिए कि आज की डेट में ऐसा कहीं नहीं है मगर आम आदमी नहीं जानता, आम आदमी इस चीज को नहीं जानता। जब मर्जी घर बना लिया, जब मर्जी खेत बना लिया। तो उस समय भूमि को डिवाइड किया जाता था। इसको बोलते हैं लैंड यूज पैटर्न, भूमि उपयोग प्रतिरूप। इसका ज्योग्राफी का टर्म मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होता है। लैंड यूज पैटर्न, ठीक है, पैटर्न इसका जो है भूमि उपयोग, क्या बोला था, हाँ, उपयोग प्रतिरूप। तो ये है भूमि उपयोग प्रतिरूप। अगर ये ज्योग्राफी में इतना फेमस है, ज्योग्राफी में क्या अगर हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये बहुत ही बेस्ट है। और ये उस समय गुप्त काल में था। इसका मतलब है कि जो भूमि जिसके लायक है, ध्यान दीजिएगा, जो भूमि जिसके लायक है उसको वैसे इस्तेमाल में लाना है। ये गुप्त काल वालों को पता था, है ना। इसीलिए आपने देखा होगा कि भूमि जब कोई जमीन खरीदता है तो उसका जो खरीदने जो फीस होती है ना, जो बैनामा या रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो अलग अलग होती है ना, फीस है वो अलग अलग होती है। ये चीज ध्यान रखना, आज भी है हमेशा। लेकिन अभी क्या है, जब हम लोग को तब पता चलता है जब रजिस्टर ऑफिस में पहुंच जाते हैं, वो पूछते हैं कि इसके आसपास में क्या हो रहा है, तो बोलते हैं इसके आसपास में खेत है। फिर वो देखते हैं खेत कैसा है, तो बोलते हैं खेत के चारों फसल हो रही है। तो बोलते हैं तुम क्या करने वाले, तो बोलते हैं हम घर बनाएंगे। तो उस पर टैक्स ज्यादा लगता है ना, टैक्स उस पर जो फीस है वो ज्यादा लगती है। तो सरकार चाहती है कि जो लैंड यूज पैटर्न है उसी के हिसाब से हो। इससे क्या होगा, हमारी प्रकृति संतुलन बनी रहेगी।
मान लीजिए भूमि है बंजर, अब आप उगा रहे हो उस पे धान, है ना, तो बंजर भूमि है, धान उगा रहे हो, वहां पानी ही नहीं है, तो क्या होगा, इससे ज्यादा सिंचाई करोगे, इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। तो जो भूमि जिसके लायक है उसमें वही काम किया जाए, ये होता है लैंड यूज पैटर्न। ठीक है, ये भूमि वो थी जो कृषि होती थी, ये भूमि वो है जो रहने के लिए होती थी, और ये भूमि वो है जिसपे चारागाह बनाए जाते थे। ठीक है, और उसके बाद है सिल भूमि। सिल एक और देख लेते हैं इसमें, सिल सिल भूमि। सिल भूमि का मतलब नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, सिल का मतलब था नॉन एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड, नॉन एग्रीकल्चर लैंड, ऐसी भूमि इस पे कृषि नहीं होती थी। उसके बाद एक और है अपरहत। अपरहत, ठीक है, अपरहत भूमि वो होती थी जो फॉरेस्ट के लिए होती थी, जो फॉरेस्ट के लिए थी, फॉरेस्ट यानी जंगल के लिए थी। तो आप समझिए, कभी आपसे पूछा जा सकता है कि क्षेत्र क्या है, कभी आपसे पूछा जा सकता है कि वास्तु क्या है ना, वास्तु। उसके बाद पूछा जा सकता है सिल क्या है, या अपरहत क्या है ना, अपरहत या चारागाह भूमि क्या है। तो ये जो है वो गुप्तकालीन भूमि के प्रकार है। ठीक है, भूमि के प्रकार, तो ये था गुप्तकाल भूमि के प्रकार। तो इकोनॉमी में आपको समझ में आ गया होगा कि टैक्स कितना है और भूमि के प्रकार कितने हैं और भूमि के इनका इस्तेमाल का क्या महत्व है। अब इससे क्वेश्चन जब बनाएगा तो आप ये मत समझिए सीधे ये बनाएगा कि सिल क्या है। क्वेश्चन ये बनाएगा प्रीलिम्स में कि प्राचीन भारत में भूमि का उपयोग प्रतिरूप आम चलन था, या प्राचीन भारत में फसल का उत्पादन भूमि के अनुसार किया जाता था। तो आप लोग सोचो ये तो कहीं पढ़ाई नहीं, वो यही है ना, या तो प्राचीन भारत देगा वो, या फिर वो गुप्त काल देगा, लेकिन मोस्टली क्या होता है प्राचीन भारत देते हैं। तो प्राचीन भारत में जो फसल है वो भूमि के अनुसार बोई जाती थी, और हम लोग क्या करते हैं अपनी मर्जी से, जो पड़ोसी के खेत में है, जो फूफा के खेत में, वो करना है ना, जो मौसा जी ने बोया है वही बोएंगे। अब मौसा जी का खेत अलग जगह है, अलग क्लाइमेट है, वो तुम्हारे यहाँ कैसे हो पाएगा, इंडिया में ये है। ठीक है, और खेत ऐसी एक एरिया है जो हर खेत का अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, एक खेत में 4 तरह की मिट्टी भी हो सकती है, तो सॉइल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो आप समझ गए क्षेत्र, वास्तु, सिल, अपरहत, चारागाह। बताएं यहां तक कोई डाउट हो तो। अर्थव्यवस्था में हमने क्या क्या बताया है आपको, हमने बताया कृषि, हमने बताया व्यापार, है ना, हमने बताया उद्योग, हमने बताया मुद्रा, और हमने बताया भूमि के प्रकार। ठीक है, ये बताया। इनमें से कोई डाउट तो नहीं है, बता दीजिए अभी। यस, नो सर। ये है। और उसके बाद एक बार कुछ साल पहले, शायद 17 में, एक क्वेश्चन आया था अर्घट, इसी में नोट करके लिख लीजिए, अर्घट। अर्घट या कई के पर अरहट होता है। ठीक है, और या फिर घट्टी यंत्र, घट्टी यंत्र। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने दिया था कि अर्घट क्या है, अर्घट। ठीक है, तो अर्घट क्या है, एक सिंचाई का यंत्र है ना,
सिंचाई के लिए यूज किया जाता है। देखा होगा मोस्टली आपने, जो गांव में है ना, बैल या भैंस को बांध के जो पानी निकाला जाता है कुएं से, उसको अरहट कहते हैं। अब तो खैर अब तो नहीं है ना। तो ये था, तो ये इसी समय शुरू हुआ है। अब ये क्यों शुरू हो पाया? क्योंकि जो उसकी बाल्टी बनाई जाती थी वो लोहे की बनाई जाती थी। तो जब लोहा आया तभी ये बनना शुरू हुआ। लोहा आने के बाद ही बनना शुरू हुआ। तो ये है, और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपके, शायद 8 एनसीईआरटी क्लास में दिया हुआ है। तो नोट करके लिख लीजिए, अरहट या अरघट या रहट या घट्टी यंत्र। घट्टी यंत्र वो होता था एक जगह से पानी दूसरी जगह डाला जाता था। और ये भी हमने देखा है, मतलब अगर पड़ोस में कोई नहर है तो उससे बड़ी सी डंडी, मतलब इस तरह से वो इस तरह से बंधा होता था, इस तरह से रखते थे वो, इस तरह से यहाँ पे रस्सी बांधते थे वो। तो अब इतना तो टेक्निक नहीं पता, कुछ ऐसे ही यूज करते हैं वो लोग। अभी भी शायद कुछ भी ट्रैवल एरिया में होता होगा। तो ये है। उसके बाद देखिए कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर। सर आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक है, अब आ जाएगी बंद की आवाज। देखिए हमने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव, अब आप लोग अपनी आवाज बंद रखिए, कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स यानी प्रशासनिक इकाइयां, यानी जो गुप्त साम्राज्य है वो किस किस इकाइयों में बटा था। तो कभी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि गुप्त साम्राज्य में देश क्या है, गुप्त साम्राज्य में भुक्ति क्या है, गुप्त या प्राचीन भारत में देश क्या है, या प्राचीन भारत में भुक्ति क्या है, ठीक है। और इस तरह से, तो उसके बाद है इसमें भुक्ति, भुक्ति इसके बताएंगे ये है क्या, ठीक है, भुक्ति। उसके बाद है विषय, है ना, विषय। देखिए सबसे बड़ी इकाई गुप्त काल में होती थी देश। देश मतलब जैसे हमारे अभी भारत है, भारत में स्टेट को क्या कहते हैं, राज्य, ठीक है। उसी तरह से जो गुप्त साम्राज्य है उसको देश कहा जाता था, ठीक है। इस देश के प्रमुख को क्या कहते थे हम लोग, गौन्ना, गौन्ना, ठीक है। देश के प्रमुख को गौन्ना कहते थे। तो पूछेगा उसके बाद है भुक्ति, है ना, भुक्ति है। और भुक्ति जिसके शासक को कहते थे उपरिक, उपरिक, उपरिका यानी उपरिक, ठीक है, इस तरह से है उपरिक। और उसके बाद है विषय। तो जैसे मान लीजिए क्या होता था, जैसे राज्य है, राज्य को बोल दिया भुक्ति, और उपरिक बोल दिया जैसे मंडल को,
और विषय बोल दिया जिले को, ठीक है। तो इसका जो अधिकारी होता था उसको बोलते थे विषयपति, है ना, विषयपति। तो ये है, तो गुप्त काल की ये और उसके बाद है ग्राम, एक और था ग्राम, 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 ठीक है। तो ग्राम है और ग्रामीण जो ग्रामिक है इसके सदस्य को बोलते थे ग्रामिक, ग्रामिक। इसका जो हेड होता था वो ग्रामिक है। जैसे आज के समय में सरपंच है, कहीं मुखिया है, कहीं प्रधान है, उस तरह से ग्रामिक है, ठीक है। और जो ग्राम में लोग रहते थे उनको महत्तर कहते थे, महत्तर, ठीक है, महत्तर। तो पीपुल ऑफ ग्राम, ठीक है, पीपुल ऑफ ग्राम इज नोन एज महत्तर, ठीक है, महत्तर। तो जो ये है महत्तर, जो गांव के लोग थे उनको महत्तर कहा जाता था। तो ये है। तो अगर कभी क्वेश्चन बने तो पहला क्या है, देश, उसका मुखिया क्या कहते हैं, गोन्ना। उसके बाद भुक्ति, उसका उपरिक, बहुत पूछा था स्टेट वगैरह में, खासकर ये यूपी में या सीजीपीएससी, जो भी स्टेट, बीपीएससी, आरपीएससी, कोई भी एमपी कोई भी हो, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भुक्ति क्या है, भुक्ति प्रशासनिक इकाई है जो देश से छोटी है। उसके बाद है विषय, विषय को विषयपति कहते हैं। और उसके बाद है ग्राम, मतलब विलेज। तो विलेज क्या क्या होता था, ग्रामिक। और जो गांव में लोग रहते थे उनको महत्तर कहा जाता था। तो ये चीजें हैं, ठीक। अब ये तो हो गया प्रशासनिक इकाई और अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे संस्कृति की, कल्चर की। कल्चर यानी संस्कृति। देखो, संस्कृति में पहली बात तो ये है कि जब भी हम संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति में दो बात समझ में आती है, जो बड़ी बड़ी बातें हैं। वैसे तो कई चीजें होती हैं। पहला है कि कोई भी अगर किसी भी संस्कृति की बात करेंगे तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा वो कम्युनिटी या वो समुदाय या वो लोग या वो इंसान किस सुपर पावर में बिलीव करता है, यानी भगवान किसको मानता है। थोड़ा और आसान बनाते हैं तो वो किस धर्म का है, ठीक है। तो पहली बात तो जो गुप्तकालीन समाज है वो ब्राह्मण धर्म समाज है, ठीक है, वैदिक संस्कृति को फॉलो करता है। जो सोसाइटी है वो क्या है, वैदिक सोसाइटी है, वैदिक कल्चर है यहाँ पे, यानी ब्राह्मण धर्म का कल्चर है ये चीज। इसी समय यहीं पर संस्कृति में अवतारवाद शुरू होता है, अवतारवाद, ठीक है, अवतारवाद यहीं पर आता है। अवतार, जो पहला अवतार माना गया विष्णु का माना गया, सबसे पहला जो अवतार माना गया है वो विष्णु का, ठीक है। यहीं पर अर्धनारीश्वर का आता है, अर्धनारीश्वर, नारीश्वर, ठीक है। अर्धनारीश्वर का मतलब है, अर्धनारीश्वर का मतलब वो शैव, शिव जी है, आधा शरीर स्त्री का आधा पुरुष का, यही वो और यही वो समय है जहां पर अश्वमेध शुरू होता है, अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ का शुरुआत भी इसी समय होता है। सबसे पहला अश्वमेध यज्ञ इतिहास में समुद्रगुप्त करते हैं सबसे पहला, ठीक है। तो समुद्रगुप्त सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ करते हैं। तो सोसाइटी वैदिक कल्चर है, अवतारवाद की शुरुआत हो गई यहाँ पे। सर पुष्यमित्र शुंग के समय भी तो हुआ था क्या?
उस मित्र, हाँ उस समय भी हुआ था, ठीक कह रहे हैं, उस समय भी हुआ था। जो क्या नाम था उनका ऋषि का, पतंजलि, ठीक है, पतंजलि करवाया था, उसमें भी हुआ था। लेकिन यहाँ पर बड़ी मात्रा में होना शुरू हो गए। उसके बाद कल्चर में कई सारे मंदिर और मूर्तियां बनाई गई। तो सबसे फेमस जो है गुप्तकालीन, वो तीन है, दो है चित्रकारी, एक तो अजंता एलोरा, दूसरा बाघ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अजंता और एलोरा, ठीक है, एलोरा केव पेंटिंग, ठीक है। तो अजंता एलोरा की जो केव पेंटिंग है वो इस समय बनाई गई थी। अजंता एलोरा जानते हैं आप कहाँ पर है? अजंता और एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है और ये बुद्ध से संबंधित है। अजंता में सिर्फ बुद्ध की संबंधित है और एलोरा में हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों है, ठीक है। अजंता में केवल और केवल बुद्ध है, ठीक है, और एलोरा में बुद्ध, जैन और हिंदू तीनों हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद है बाघ केव। बाघ केव, जो बाघ केव है वो कहां पर है? एमपी में। एमपी में एक बार यही क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने क्रम पूछा था, क्रम कि कौन सी पहले बनी, क्या बनी। तो बाघ की गुफाएं भी ये हैं और ये भी बुद्ध से संबंधित हैं। तो अब मंदिर कई सारे बने हैं, एक बार मंदिर देख लीजिए गुप्त काल में। हाँ, ये मंदिर बनने की परंपरा भी गुप्त काल में शुरू हुई, बहुत सारी चीजें शुरू हुई गुप्त काल में। भगवान की मूर्तियां बनाई जाने लगी बड़े लेवल पर। गुप्त काल में अवतारवाद शुरू हुआ, गुप्त काल में धार्मिक स्थल बनाए जाने लगे, ठीक। तो मंदिर देख लीजिए कहां पर है। कुछ मंदिर के नाम है जो स्टेट वगैरह पूछ लिए जाते हैं। इससे पहला है तिगवा मंदिर। तिगवा, ज्यादातर आप लोग हो सकता है पता हो, तिगवा। तिगवा मंदिर कहां पर है ये? यस, तिगवा मंदिर एमपी में है और ये विष्णु से संबंधित है, ठीक है, विष्णु भगवान, ठीक, जो विष्णु गॉड से संबंधित है, विष्णु गॉड से, तिगवा। दूसरा है इसमें भूमरा, दूसरा है भूमरा, भूमरा। तो भूमरा भी एमपी में है और ये शिव जी से संबंधित है, शिवा से, शिवा गॉड, ठीक है। तो शिवा से संबंधित है। तो कुछ मंदिर और भी लिख लेंगे हम, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। भारत में उज्जैन को मंदिरों की राजधानी कहा जाता है, सुना ही होगा आपने। उसके बाद है देवगढ़ का मंदिर, हाँ, नैना कुठार मंदिर, नैना कुठार, नैना कुठार, ये भी एमपी में है, ठीक है। ये भी एमपी में है और ये किसका मंदिर है? तो तिगवा का मंदिर, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन स्टेट में हमेशा रहता है। तो नैना कुठार एमपी में है और ये पार्वती का है, ठीक है, पार्वती जी का है, ये पार्वती का मंदिर है। तो एक तो हो गया तिगवा, भूमरा और नैना कुठार। उसके बाद है देवगढ़ का मंदिर, ये बहुत फेमस है ना, देवगढ़, देवगढ़ टेम्पल, ये बहुत फेमस है, देवगढ़ टेम्पल। तो ये कहां पर है? ये यूपी में है और ये देवगढ़ का दशावतार कहते हैं, ये विष्णु का मंदिर है ना, ये लॉर्ड विष्णु का है। तो विष्णु गॉड का है, ये भगवान विष्णु का है, तो ये सही समझ लेना। बस ये है जो मंदिर की बात करते हैं। और ज्यादा तो इम्पोर्टेंट है इसमें कुछ नहीं, ठीक है। तो ये था संस्कृति के बारे में पूरा। तो आई थिंक संस्कृति समझ ली हमने। बस थोड़ा सा टाइम मेरे पास नहीं है, बस समाज के बारे में थोड़ा बता दें, फिर हम कल नया टॉपिक शुरू कर देंगे। समाज के बारे में 2-3 लाइनों में आप समझ जाओगे
यहाँ का समाज कैसा है, 2-3 लाइनों में। क्योंकि हम मेन चीज क्या थी, हमने इकोनॉमी समझ ली, हमने प्रशासन समझ लिया, हमने संस्कृति समझ ली, अब समाज की बात आती है। तो समाज, ये मान के चलिए कि यहाँ पर पहले ही हमने डिस्कस किया है कि समाज में स्त्री पुरुष समानता है और समाज में विदेशियों के कारण स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई है ना। तो सोसाइटी की बात कर लेते हैं, समाज की बात कर लेते हैं। तो समाज कैसा है, वैदिक कालीन समाज है। वैदिक कालीन समाज मतलब वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, ठीक है, वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। इसमें जो है स्त्री दशा है वो निम्न है, स्त्री दशा है वो निम्न है, और यहाँ पे जातियां का उद्भव है, ठीक है, जातियों का उद्भव है, और नेक्स्ट है इसमें वर्ण व्यवस्था और कठोर हो गई। वर्ण व्यवस्था जो है अत्यंत कठोर हो गई, बहुत ज्यादा अत्यंत कठोर हो गई। यानी अब वो समय आ गया था जहां पर इंसान को हाथ नहीं लगाता था। कुछ वर्ण लोग ऐसे थे जिनको लोग टच नहीं करते थे। तो समाज में हम पहले बता चुके हैं कि जो वर्ण वैदिक कालीन है, वर्ण व्यवस्था आ गई है। अब फिर से वो चीजें शुरू हुई हैं जो वैदिक काल में छूटी थी, ठीक। और स्त्री दशा निम्न हो गई है। स्त्री दशा का निम्न होने के दो कारण है, एक तो वैदिक कालीन परंपरा और दूसरा है विदेशियों का आक्रमण। विदेशी आक्रमण की वजह से ही उनको हिफाजत की दृष्टि से देखा जाता है। और जातियों का उद्भव क्यों हुआ वो हम पहले बात कर चुके हैं। और व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था अत्यंत कठोर हो गई है। कठोर का मतलब है कि ये ऐसे लोग हैं इस समय जो समाज को ज्यादा से ज्यादा बांटना चाहते हैं, कठोर है, ठीक है। तो ये है, तो ये था आपका गुप्तकालीन समाज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कल देखेंगे वर्धन वंश। तो वर्धन वंश के बाद राष्ट्रकूट देखें और छोटे छोटे राजा देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कर लेंगे वर्धन वंश, ठीक है। वर्धन वंश या इसी को हर्षवर्धन भी कहा जाता है, हर्षवर्धन। इसी को हम लोग कल समझेंगे, ठीक। कल का देखते हैं। कोशिश ये रहेगी, देखो मैं जब तक चीजें सारी ठीक रहती हैं तब तक क्लास कंटिन्यू रहेगी। ठीक होने का मतलब कल अगर नेट वगैरह ठीक चला तो कल भी क्लास होगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब छुट्टी होगी तो एक साथ होगी 27, 28, 29 की, एक साथ छुट्टी होगी 3 दिन की, ठीक है। ठीक है मित्रजन, मालती का कोई डाउट तो नहीं है? यस सर। नहीं सर। तो ये मान के चलिए आपकी छुट्टी 27, 28, 29 को है। ये अपने में दिमाग में बैठा के रखिए। बीच में अगर कुछ होता है तो अलग बात है।